हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईक्यू ज्ञान में। तो आज जो है हम हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे। आज 19 जून का 1906। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और पिछला और भी पॉलिटी का वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। इकोनॉमी का वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका है ये न्यूज़ एडिटोरियल आपका मेडिएशन इन द एज ऑफ कोविड-19। ये बेसिकली जो है आपका मेडिएशन प्रोसेस जो होता है इसके बारे में और राइटर ने बताया है आपको कि कैसे इस समय में ऑनलाइन मेडिएशन प्रोसेस जो है हम उसको फॉलो कर सकते हैं, वो कितना हेल्पफुल है उसके बारे में बताया बेसिकली यहाँ पर। कि कोर्ट का तो हम जानते ही हैं कि है ना, कोर्ट में है ना काफ़ी दिनों तक केसेस रह जाते हैं, काफ़ी डिले होता है बहुत बार। अभी कोर्ट भी बेसिकली वर्चुअल कोर्ट की तरफ मूव कर रहा है कि वर्चुअली जो सुनवाई हो रही है उसी एज में, ऑनलाइन एज में बेसिकली मीडिएशन को उन्होंने एक इफेक्टिव कारगर बताया है। मीडिएशन विच इज ए पॉपुलर अपोजिट टू कोर्ट प्रोसेस, it tries to achieve consensus between parties to come together to an amicable agreement rather than a win-lose verdict of the adversarial system। एडवर्सरियल सिस्टम जो आपका हो गया, ये इसका मतलब कोर्ट सिस्टम जो होता है उसको एडवर्सरियल सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि आपका है ना ये जजमेंट होता है, जो केसेज रखे जाते हैं, तो इसको एडवर्सरियल सिस्टम कहते हैं हमारे देश में जो है। और ये जो मेडिएशन है प्रोसेस है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो दो पार्टी है, जो दो या तीन पार्टी है, वो आपस में एक अमिकेबली जो डिस्कस करके अपने ना इंटरेस्ट के हिसाब से एक सॉल्यूशन को के ऊपर आते हैं कि भाई ठीक है, ये मुझे भी एक्सेप्टेबल है सॉल्यूशन, ये आपको भी एक्सेप्टेबल है सॉल्यूशन। तो उसके बाद वो जो केस है, जो इशू है, वो रिजॉल्व हो जाता है। जबकि कोर्ट में अगर हम देखें तो विन लूज होता है, मतलब एक आदमी जीतता है, दूसरा आदमी हारता है एक तरह से। तो उसमें पैसे भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होते हैं, आपका टाइम भी जाता है। तो उसके एक बेनिफिटरी ऑप्शन है आपका मीडिएशन। मीडिएशन जो एक तरह का ये एडीआर कहते हैं, आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड है एक तरह से। इसको हम देखेंगे डिटेल में एडीआर को नीचे में। तो मीडिएशन का उसके अलावा आपका इट फोकसेस ऑन अनकवरिंग इंटरेस्ट एंड eliciting suggestions from the parties for practical solution to end the dispute। तो बेसिकली जो भी पार्टी हैं, जो जिनके बीच में डिस्प्यूट है, जिसके बीच झगड़ा है, वो अपना अपना व्यू देते हैं, भाई हमें ये चाहिए, आपको ये चाहिए। तो दोनों एक तरह से डिस्कस करके उस सॉल्यूशन पे आते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे, जिसको कि फिर चैलेंज नहीं किया जा सकते हैं। मीडिएशन एसेंस इज क्लोज डोर कम्युनिकेशन। एक बंद कमरे में दो पार्टी को की है, उनको कम्युनिकेट करना है। गारंटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी होता है कि भाई हमने क्या डिसाइड किया है, क्या हमारा इशू था, हमने क्यों झगड़ा किया, सारा कुछ जो है कॉन्फिडेंशियल होता है। एंड इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट कंटेस्ट, इट हैज इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी एडेप्टिबिलिटी। तो ऑब्वियसली बात फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं पर भी दो पार्टी को मिलना है। कोर्ट में क्या है कि आपको कोर्ट जब खुलेगा तभी होगा, कोर्ट जब टाइमिंग देगा आपको केस का हियरिंग, तब आपको आना होगा। अगर आप दूर रहते हैं, हाई कोर्ट में आपका है, सुप्रीम कोर्ट में आपका केस चल रहा है, अगर आप दूर रहते हैं तो इस समय आपको आने जाने में दिक्कत है। तो ये सारी चीज़ें, वकील जो आपने किया है उस वकील आपको पहले करना पड़ेगा, फिर वकील की भी टाइम होनी चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए वकील भी। तो ये सारी चीज़ें जो है इशू होता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपका मीडिएशन प्रोसेस में है, जो कि कोर्ट जो है, नॉर्मल जो कोर्ट सिस्टम है उसमें नहीं होता है। मेडिएशन however is an idea whose time has come। लेजिस्लेशन ने भी इसको प्रमोट करने के लिए कानून भी है भारत में, उसको हम देखेंगे डिटेल में नीचे में। तो अभी जो बात की जा रही है इसमें ऑनलाइन मेडिएशन की, राइटर ने स्पेशली फोकस रखा है। ऑनलाइन मेडिएशन में क्या होगा कि भाई लोग, जैसे कि हम अभी जूम में या बाकी जो देख रहे हैं ऐप से थ्रू, लोग जो है ना गूगल मीट के थ्रू एक दूसरे से ना वेबिनार कर रहे हैं, कन्वर्सेशन हो रहा है। तो उसी तरह से इसको भी हम ऑनलाइन थ्रू जो ऐप्स हैं डिफरेंट, उसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वेब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको कर सकते हैं। सेपरेट मीटिंग अगर चाहिए होगा तो उसमें भी आपको देखते हैं वर्चुअल रूम का एक सुविधा होता है आजकल ऐप में। तो वो वर्चुअल रूम में दो लोग अलग से मिल सकते हैं। इसका क्या एडवांटेज क्या है, वो कन्वीनियंट है आपका, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट कम को, क्या आपको इंटरनेट का कॉस्ट देना है, कंप्यूटर अगर आपके पास है तो ऑलरेडी वो है, आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑलरेडी है। इफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, टाइम का इफिशिएंट यूज है। कैसे भाई, कि आपको जो है बेसिकली वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपके जज आएंगे, वकील आएगा, आपको बाहर जाने में उसको टाइम देना पड़ेगा, ट्रेवल का टाइम वो आपका बच गया। एंड डू नॉट हैव टू अंडरगो एडजर्नमेंट एंड मल्टीपल विजिट। तो एडजर्नमेंट जब देखते हैं कोर्ट सिस्टम होता है बहुत बार कि एडजर्न हो जाता है, उसका फिर नेक्स्ट डेट दी जाती है, फिर आपको आना होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें मीडिएशन प्रोसेस में, स्पेशली ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन में आप घर बैठे ही जो है आप ऑनलाइन हो सकते हैं, अपने जो पार्टी है उससे आप डिस्कस कर सकते हैं।
इसमें कुछ-कुछ खामियाँ भी हैं जिसको बताया इमीडिएसी, डायरेक्टनेस एंड कंप्लीट कॉन्टैक्ट जो एक बहुत बार इमोशनल केसेज़ में ज़रूरत होता है आपका, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी इसकी काफ़ी एडवांटेज है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर 2 देशों में अलग देशों में पार्टीज़ लोकेटेड हैं तो उसमें ये काफ़ी हेल्प है कि ऑनलाइन दोनों आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉशन इन्होंने ऑथर ने बताया कि क्या-क्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है ऑनलाइन मीडिएशन प्रोसेस में। कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकता है रिकॉर्ड हो सकता है आपका कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो जाए, तो उसका ध्यान रखना है आपको सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो इंटरनेट दे रहा है कि भई आपको विजिलेंट है वो कि नहीं है, वो रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है चीज़ें। टेक्निकल ग्लिचेज़ बहुत बार जाती हैं कन्वर्सेशन के बीच में, उसको हमें देखना है कि वो नहीं हो। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में एक्सक्लूड द अनप्रिविलेज्ड उसके अलावा जो एक मेजर जो किसी भी अगर हम डिजिटल की बात करें तो जो कम टर्म आता है डिजिटल डिवाइड का डिजिटल डिवाइड ये बेसिकली इसका मतलब है कि कुछ लोगों के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है जैसे कि इंटरनेट का एक्सेस है अब रूरल एरिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ इंटरनेट नहीं है बैंडविड्थ उतना नहीं आता है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सके कंप्यूटर नहीं है तो ये डिजिटल डिवाइड जो है ये किसी भी डिजिटल इंडिया जो आप कह सकते हैं स्कीम्स है उसके लिए एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है जिसको आप कहीं भी आंसर राइटिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात है इंडिया में कि हमें ये इसको इम्प्लीमेंट करना है तो इसमें बहुत बड़ा जो रोड ब्लॉक है जो ऑब्स्टेकल है वो आपका डिजिटल डिवाइड रूरल अर्बन डिवाइड हो गया तो ये यहाँ पे ऑथर ने इसको भी बताया राइटर ने कि भाई डिजिटल डिवाइड जो है आपका बहुत सारे लोग जो इसके पास कंप्यूटर नहीं है इंटरनेट एक्सेस नहीं है वो इससे एक्सक्लूड हो जाएंगे तो बेसिकली जो हम मैं बता दूं तो सारांश जो है आपका इस आर्टिकल का कि मीडिएशन प्रोसेस कैसे हेल्पफुल है यहाँ आपको मिल जाता है क्या जो नॉर्मल कोर्ट सिस्टम से कैसे अच्छा है ये उसमें क्या-क्या मेडिसिन प्रोसेस का जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है, क्या-क्या होता है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एडप्टेबिलिटी है। उसके बाद राइटर ने बताया ऑनलाइन मेडिसिन कैसे अच्छा है। ये यहाँ पे बताया उन्होंने ऑनलाइन मेडिसिन के बारे में बताया कैसे अच्छा है अभी के समय में स्पेशली। क्या-क्या उसमें उसके बाद उन्होंने बताया क्या-क्या उसमें अभी भी लिमिटेशंस है ऑनलाइन मेडिएशन प्रोसेस में कि आप इमोशनल केसेज है उसमें आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या-क्या कंसर्न है जो कि हमें देखने की ज़रूरत है ऑनलाइन मेडिकल मेडिसिन के समय और ये लिमिटेशंस यहाँ पे बताया है इन्होंने। तो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल है। इसको आप जीएस पेपर 2 में जुडिशियरी जस्टिस सिस्टम या उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके अलावा इसके बारे में मैंने एडीआर के बारे में बताया है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन। ये आपने अभी पढ़ा होगा शायद, ये काफ़ी बार आता है एग्ज़ाम्स में, प्रीलिम्स, मेंस में। तो एडीआर बेसिकली क्या है कि अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव का मतलब समझ लिया आप डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस है। इसमें डिस्प्यूट मतलब 2 पार्टी के बीच डिस्प्यूट है उसको हमको खत्म करना है, रिज़ॉल्व करना है। अल्टरनेटिव कैसे? नॉर्मल तरीका क्या है भाई कोर्ट का तरीका है, उसके अल्टरनेटिव अगर हम जाएँ तो उसको हम कहते हैं एडीआर। वर्किंग टुगेदर कोऑपरेटिवली टू रीच आउट दो लोग जो जितने पार्टी हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ कर बात करके उसको सुलझाते हैं जैसे कि हम देखते हैं घरों में होता है आपका जो गांव में होता है उसी तरह से ये भी है इससे क्या एडवांटेज है पॉजिटिव क्या है इसका भाई कि बर्डन ऑफ लिटिगेशन और कोर्ट का हम जानते हैं बहुत सारे ऑलरेडी केसेस पेंडिंग है तो उसका बर्डन जो कम किया जा सकता है और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस जो लोग ऑलरेडी को हम डिस्कस करके एक सॉल्यूशन पे पहुंच रहे हैं तो दोनों पार्टी तीनों पार्टी जो है उसमें बेसिकली खुश रहती है कि ठीक है हमें भी जितना चाहिए था कुछ हमें मिल गया कुछ उन्हें मिल गया तो ये है बेसिकली जो बेसिस हमारा संविधान में अगर हम कहें तो इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन से भी जोड़ सकते हैं कि संविधान भी हमारा इसके लिए फेवरेबल है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 इसके बेसिस पर ये बनाया गया है इसका बेसिकली 4 तरह से हम इसको बाँट सकते हैं एडीआर मैकेनिज्म को। पहला है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है कि एक आप आर्बिट्रेटर जो है उसको अपॉइंट करते हैं। आर्बिट्रेटर मतलब जो कि आप जैसे जज की तरह है, एक आर्बिट्रेटर है जो कि इनफॉर्मली जो है आपकी बातें सुनेगा और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल भी होता है जहाँ पे आर्बिट्रेटर जो आपकी बातें सुनेगा और डिसाइड करेगा उस चीज़ों पर। उसको आपने ही जो पार्टी है जो जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो ही उनको अपॉइंट करते हैं दोनों के रजामंदी से वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है बेसिकली और वो जो जजमेंट देता है वो बाइंडिंग होता है इसको आप इसके अगेंस्ट आप जाके ऊपर भी नहीं जा सकते हैं अपील नहीं कर सकते कोर्ट में तो ये लेकिन इसलिए अच्छा है क्योंकि जो आपको जो कोर्ट में जाके डेली जो हियरिंग करना है आपको जजेस चाहिए सॉरी वकील चाहिए आपको और जो मल्टीपल एडजर्नमेंट होता है उससे आप बच सकते हैं और आर्बिट्रेटर क्योंकि आपका इनफॉर्मल सेटिंग होता है आपका जरूरत नहीं कि कोर्ट का जो एक फॉर्मल सेटिंग होता है उसमें आपको नहीं जाना है इनफॉर्मली आप उससे ये जो जज है सुनवाई करते हैं और उनको जो भी आपका कंट्रोवर्सी है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है इस तरह से फास्ट मेथड है फास्ट है आपका और दोनों को जो पार्टी है उनको सेटिस्फैक्टरी जजमेंट मिलता है उसके अलावा नेक्स्ट है आपका कंसिलिएशन कंसिलिएशन क्या नॉन बाइंडिंग है ये तो आपने देखा बाइंडिंग था ये नॉन बाइंडिंग है इसमें भी एक पार्टी को आप अपॉइंट करते हैं कंसिलिएटर जिसको कहा जाता है कंसिलिएटर थर्ड पार्टी जो कि आपको
हेल्प करेगा एक सॉल्यूशन पे आने में। ये आपका आर्बिट्रेटर नहीं है जो कि आपको सुनवाई करेगा, आपका एक फॉर्मल नहीं है उस तरह से। एक बस आपको दोनों को हेल्प करेगा, भई ठीक है आप दोनों आप यहाँ मिल लीजिए आज, आप दोनों को एक मिलवा देगा एक प्लेस पर, आप दोनों की बातें करवा देगा आपस में। तो वो बेसिकली ये कंसिलिएटर का काम है कि आप दोनों एक सॉल्यूशन पे आ जाएँ। लेस फॉर्मल, ये जो आर्बिट्रेशन है उससे भी कम फॉर्मल है। आर्बिट्रेशन में क्या था, भाई जज टाइप का आर्बिट्रेटर है जो कि आपकी आपको सुनवाई करेंगे, आपके पक्ष सुनेंगे, उसके बाद अपना जजमेंट देंगे। यहाँ ऐसा नहीं है। तो इसमें ये भी है कि पार्टी जो है, जो जो लोग इसमें डिस्प्यूट में हैं, उनके पास फ्री है कि वो जजमेंट जो है आर्बिट्रेटर का, काउंसिलेटर का जो रिकमेंडेशन है, जो उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई ये आप सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लीजिए, ये उनको ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो नॉन बाइंडिंग है ये चीज़। और अगर लेकिन दोनों पार्टी अगर इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके बाद दोनों के ऊपर बाइंडिंग है। तो कॉन्सिलिएटर का काम यही है कि भाई रिकमेंड करता है कि भाई आप ये चीज़ मुझे लग रहा है कि ठीक है, ये सॉल्यूशन दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ आप दोनों एक्सेप्ट कर लीजिए और इसको झगड़े को ख़त्म कीजिए। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद दोनों पे वो बाइंडिंग होगा। तो ये हो गया आपका। उसके अलावा है मीडिएशन, जिसके बारे में अभी राइटर ने बात किया। मीडिएशन जो है, इसमें भी तीन थर्ड पार्टी जो है मीडिएटर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि इससे भी कम फॉर्मल है। उसमें क्या है कि दोनों को बस चाहा था कि आप दोनों मिल कर बात करके डिस्कस करके एक सॉल्यूशन पे आ जाइए। मीडिएटर इसमें कुछ डिसाइड नहीं करता डिस्प्यूट पे, बस ये हेल्प करता है कि जो पार्टीज है वो आपस में बातचीत कर ले। ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हो रहा है, झगड़ा हो गया, वैसा नहीं, बातचीत कर ले, एक दूसरे को मिलाने का काम ये करता है बेसिकली। और लीव द कंट्रोल ऑफ आउटकम टू द पार्टी, जो आउटकम होना है, जो सॉल्यूशन आना है, ये पार्टी पर डिपेंड है। वो अपने आप दोनों मिलजुल के एक नतीजे पे पहुंच जाए। मीडिएटर का काम उतना नहीं है कि वो उस पर सॉल्यूशन बताए। ठीक है। इसके अलावा निगोसिएशन, जो हम रोजमर्रा में देखते हैं कि हम निगोशिएट करते हैं, कुछ खरीदने भी जाते हैं तो निगोशिएट करते हैं, तो वो आपका निगोसिएशन हो गया, जो कि नॉन बाइंडिंग नॉर्मल में हम जनरली करते हैं। एडीआर, अगर हम लीगली बात करें, जैसे कि राइटर ने बात किया कि लीगल इसका हमारे इंडिया में इसका लॉ है, तो लीगली हम देखें तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है 1987 का, जिसमें ये बताया गया, जिसमें लोक अदालत ये सब आते हैं। तो ये जो इसके थ्रू आप ये भी एडीआर को बढ़ावा देता है। उसके अलावा आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, ये भी एडीआर को बढ़ावा देता है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें, जिसके बेसिस पर जो कानून टिका हुआ एक तरह से सीआरपीसी आईपीसी जो है, उसमें भी प्ली बार्गेनिंग का क्लॉज है कि भाई आप एक दूसरे से, अगर आप कोर्ट में भी गए हैं तो उसके पहले आप प्ली बार्गेनिंग कर सकते हैं, दूसरे से बातचीत कर सकते हैं कि भाई हम नतीजे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आप कर सकते हैं। उसके अलावा लोक अदालत की बात आप देखें, लोक अदालत जो न्यूज में आता है आपका, लोक अदालत भी एक तरह से एडीआर मैकेनिज्म भी है, जिसमें कि पार्टीज को एक जुडिशियल ऑफिसर की तरह से आर्बिट्रेटर जो है कह सकते हैं हम, वो है ना दोनों को फैसिलिटेट कराता है, भाई आप दोनों डिस्कस करके एक सॉल्यूशन पर पहुंच जाइए। इसका जो ऑर्डर है वो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, जैसे आर्बिट्रेशन का केस है। लेकिन जो पार्टी जो है वो सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि भाई उसमें आप दोनों को डिस्कस करने का मौका दिया जाता है, लीगल जैसा नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आर्टिकल पे। ये भी आपका एडिटोरियल है, गलवान पोस्ट स्क्रिप्ट टू अ ट्रेजेडी। तो जो गलवान में भी जो इंसिडेंट हुआ उसी के ऊपर में एक राइटर जो है निरुपमा राव, ये फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं, तो इन्होंने एक अपना व्यू दिया है कि कैसे क्या क्या सजेशन दिया है, कैसे हमें क्या करने की जरूरत है इसके बाद इंडिया और चाइना को। तो 1959 को इन्होंने डिस्कस किया। 1959 से 2020 काफ़ी अलग है। और अभी जो ज़रूरत है हमें, सजेशंस हम स्टार्ट करते हैं। कूल हेडेड थिंकिंग, तो हमें ठंडे दिमाग से सोचना है दोनों आदमी को, उसके बाद कुछ न करना है। वार्स का जो है बेसिकली कि हम जंग छेड़ दे बैटल ग्राउंड पे, वो एक सॉल्यूशन नहीं है। उसकी बहुत नतीजे जो है अलग होंगे। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शंस, मैच्योर डिलिब्रेशन एंड कोहेरेंस, तो ये हमें करना। पॉलिटिकल डायरेक्शन, पॉलिटिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। डिलिब्रेशन मतलब कि हमें जो भी बातचीत जो है, मिलिट्री लेवल टॉक हो या फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक हो, जैसा भी हो, उसको हमें जारी रखना है। तो एक कम्युनिकेशन जो, उसके अलावा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, मतलब क्लियर इनंसिएशन ऑफ द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द चाइनीज ट्रांसग्रेशन इन सिक्किम एंड लद्दाख, इट हेल्पफुल इन गाइडिंग दिस स्कैटर्ड शॉट पब्लिक डिबेट। तो जो पब्लिक डिबेट चल रहा है कि भाई ये गलत हो गया, वो हो गया, ट्विटर फेसबुक हम देख रहे हैं, उसको अगर रोकना है आपको, उसको अगर सही डायरेक्शन में मोड़ना है, तो उसके लिए आपको जरूरत है सरकार को कि भाई क्लियरली बताए कि क्या स्टेप्स, क्या हुआ है, क्या उसके कारण है, और क्या स्टेप गवर्नमेंट ले रही है, ताकि जो पब्लिक जो हीट है वो उसको रोका जा सके, उसको कम किया जा सके, उसको सही डायरेक्शन में रखा जा सके। इसके अलावा जो है, इंडिया को अपना टाइमली एंड अर्ली क्लियरिफिकेशन और एलएसी का जितना जल्दी हो सके उसको क्लैरिफाई करना है। दीज एरियाज डीमिलिटराइज बाय बोथ साइड्स थ्रू ज्वाइंट एग्रीमेंट, तो इस दोनों पार्टी को इसको डीमिलिटराइज करना चाहिए ज्वाइंट एग्रीमेंट के साथ।
जो एरिया है आपका जिसमें अभी स्टैंड ऑफ हुआ आपका, उसके लिए इंडिया मस्ट स्टैंड रिजोल्यूट एंड फर्म इन द डिफेंस ऑफ टेरिटरी। इसके अलावा इंडिया को झुकना नहीं है कि भाई हाँ टेरिटरी को हम इंडिया जो है उसको बचा सकता है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, ये इंडिया का पोस्चर होना चाहिए कहीं पे भी, इंटरनेशनल और लोकल ग्लोबली और नेशनली भी। अ बॉर्डर सेटलमेंट इज नॉट इनविसेज इन द शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। तो बॉर्डर सेटलमेंट के लिए टाइम लगता है, जैसे कि हम अभी भी देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ है आपका, हमारा जो नेपाल के साथ अभी बॉर्डर डिस्प्यूट है आपका, ये अरुणाचल, ये चाइना के साथ है आपका। तो ये सारा हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट जो है लॉन्ग टर्म चलता है, जिसको निगोशिएशन के थ्रू ही हम उसको कम कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। नो लीडरशिप लेवल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज कैन बी इनिशिएटेड इन नियर टर्म। तो ये सही बात है, अभी जो देखा हमने, ये पहले होता था कि प्राइम मिनिस्टर्स लेवल मीट जो हुआ वुहान स्पीड के बाद, वो अभी शायद अभी नहीं हो पाए। इसके लिए हमें क्या करना है कि लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं, जो कि फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे जो होता है आपका, सेक्रेटरी लेवल पे होता है, उसको हमें चालू रखना है, उसको हमें बंद नहीं करना है। और जो बिजनेस है, हम जैसे देख रहे हैं अभी भी हमने देखा एंटी चाइना कैंपेन जो इंडिया में हो रहा है, बिजनेस बंद करने का, चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का, तो अभी रहेगा। लेकिन इंडिया को और क्या सोचने की जरूरत है कि जो नेशनल सिक्योरिटी का एरिया है, जैसे कि साइबर हो गया आपका, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, वहाँ पे हम जो 5G टेक्नोलॉजी से हम यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हमें इस चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि स्पाइंग और वैसी सर्विलेंस टेक्नोलॉजी को हम यूज नहीं करें। इंडिया ने ऑलरेडी जो आपका बीएसएनएल को, पीएसयू जो है हमारे इंडिया में, बीएसएनएल और एमटीएनएल को मना कर दिया है चाइनीज कंपनीज से 4G डिप्लॉयमेंट के लिए, चाइनीज कंपनी में। तो ये चीज़ें अभी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है, इसको यहाँ पे राइटर ने भी पॉइंट आउट किया है कि भाई इस चीज़ों को हमें देखने की जरूरत है, जो नेशनल सिक्योरिटी में काम आए उसी चीज़ों में हमें और सतर्क रहने की जरूरत है कि जो कंपनियां हम यूज कर रहे हैं, जिस कंपनी को हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो उसका जो बैकग्राउंड है वो सही हो। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू अलाइन इट्स इंटरेस्ट विच मच मोर स्ट्रांगली एंड अनइक्विवोकली विद यूएस। तो यूएसए के साथ हमें और जो अच्छे तरह से उसको टाई को हमें बढ़ाना है, ताकि जो हम ज़्यादा मोर एनर्जी टू इट्स रिलेशन विद जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड एशियान। तो जो बाकी जो देश हैं उनके साथ हमें अच्छा रिलेशन और रिलेशन मजबूत करना है, ताकि हम चाइना को ग्लोबल लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट कर सके और उसको ना ग्लोबली जो है हम अपना इमेज जो अच्छा कर सके। उसके अलावा इन्होंने जो आरसीईपी जो कॉन्ट्रैक्ट, आरसीईपी जो एग्रीमेंट है आपका, इकोनॉमिक एग्रीमेंट, जो इंडिया जिससे जो साइन नहीं कर रहा है, जिससे बैकआउट हो चुका है, उसके लिए राइटर ने कहा कि हमें रिकंसिडर करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इससे जो है इंडियन इकोनॉमी को फायदा होगा। इंडियन इकोनॉमी जो है, जो चाइना के साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड है, उसको हम कम कर पाएंगे, डिपेंडेंसी कम कर पाएंगे, और इकोनॉमी हमारी चाइना के बगैर जो ग्रो कर पाएगी। तो ये बेसिकली जो है आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो है पेपर 2, उसमें आपको हेल्प करेगा इंडिया चाइना रिलेशन में, या फिर किसी समय जब जो टेंशन अभी है उस समय क्या करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने की जरूरत है। तो अगला हम आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। ये आपका फ्रंट पेज न्यूज है, डेज आफ्टर क्लैश चाइना फ्रीज 10 सोल्जर्स। तो 10 सोल्जर्स जो है चाइना के कैप्टिविटी में थे, चाइना ने कैप्चर कर रखा था उनको। उसमें आपका लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे और 3 मेजर थे, जिनको कि कल रिहा कर दिया है, कल उनको छोड़ दिया गया है। और यही न्यूज इसमें है। इसके अलावा जो एक था कि भाई जो अपोजिशन पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से था कि ट्वीट कि ये आर्म्ड आर्म क्यों थे, इन्होंने आर्म क्यों नहीं रखा था, जो लोग बॉर्डर पे क्लैश में मारे गए जवान हमारे। तो यहाँ पे रिप्लाई किया गया थी, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज इन 1996 एंड 2005 एग्रीमेंट नॉट टू यूज फायर आर्म्स ड्यूरिंग फेस ऑफ। तो ये एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना के बीच में कि भाई हमको जब भी फेस ऑफ ऐसा होता है, जब झगड़े होते हैं वहाँ पर बॉर्डर पे, तो फायर आर्म जो है मतलब शूटिंग वो सब नहीं करनी है। आर्टिकल 6 ऑफ 1986 एग्रीमेंट जो है इंडिया चाइना के बीच में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्या होता है कि जैसे दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो, दोनों देशों के बीच में अच्छे रिलेशन हो। तो इसमें क्या कहा गया था कि दोनों साइड में से कोई भी, नाइदर साइड शैल ओपन फायर, कोई भी है ना गोली नहीं चलाएगा, फायर ओपन नहीं करेगा, या फिर काउज बायोडिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर, यूज हजार्डस केमिकल्स, कंडक्ट ब्लास्ट ऑपरेशंस और हंट विद गन्स और एक्सप्लोसिव विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये एग्रीमेंट रहा इंडिया और चाइना के बीच में कि भाई आपको जो है फायर आर्म या फिर एक्सप्लोसिव्स जो है 2 किलोमीटर जो है बॉर्डर के दोनों तरफ में यूज नहीं करना है फेस ऑफ के समय में। लेकिन इट शैल नॉट अप्लाई टू द रूटीन फायरिंग एक्टिविटीज इन स्मॉल आर्म्स फायरिंग रेंज। तो जो फायरिंग रेंज होता है वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, पर अदरवाइज जो है
आपको फेस ऑफ के समय उसमें आपको ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, इसीलिए जो है जो जवान जो वहाँ पे थे उन्होंने फायरिंग नहीं की और फायर आर्म्स जो है यूज नहीं किए। ये कहना है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। इसके अलावा नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका अच्छा आर्टिकल है वो है आपका कि इंडिया गोज टू विन इन सिक्योरिटी काउंसिल पोल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन परमानेंट सीट का एक कल इलेक्शन हुआ, उसमें इंडिया ने अपने जो सीट था वो जीत लिया है, नॉन परमानेंट सीट। ये 2 साल के लिए जीता है। जैसे मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसका एक मेरा वीडियो भी है जिसका मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप देख सकते हैं। तो बेसिकली 2 साल के लिए जो है नॉन परमानेंट मेंबर 15 मेंबर होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसमें से 5 जो होते हैं आपका परमानेंट होते हैं, परमानेंट मेंबर कहलाते हैं जिसके पास वीटो पावर है, परमानेंट मेंबर। और 10 जो है आपका नॉन परमानेंट मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है। तो ये 10 मेंबर जो है ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 ईयर का टेन्योर होता है। और हर साल जो है एवरी ईयर 5 मेंबर का चुनाव होता है, 5 इलेक्शन, इलेक्शन 5 के लिए होता है। उसी तरह से इस साल 5 के लिए इलेक्शन हुआ, जो कि 2 साल का टेन्योर कब से होगा, 2021-22, 2021 जनवरी से हमारा टेन्योर स्टार्ट हुआ, इंडिया मेंबर होगा 2021 पूरा साल और 2022 पूरा साल। इंडिया ने जो एक बेसिकली आपको जीतने के लिए कितना वोट चाहिए, 128 वोट चाहिए, मतलब 2/3 ऑफ 192 मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन यूएन असेंबली के जो है जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं, जिनमें से 2/3 आपको वोट चाहिए जीतने के लिए। तो इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा 184 में वोट्स सिक्योर किए, काफ़ी अच्छा मान हमने वोटिंग लिया है। इसके अलावा इंडिया के अलावा जैसे मैंने कहा 5 सीटें थी, मेक्सिको जीता है, नॉर्वे जीता है, आयरलैंड जीता है, और इंडिया ने था। उसके बाद एक अफ्रीका का सीट था जो कि टाई रह गया आपका, ये हम आगे देखते हैं, टाई रह गया कीनिया और जिबूती के बीच में, दोनों में से कोई नहीं जीत पाया। एक बार फिर से इसके लिए इलेक्शन होगा अफ्रीका के सीट के लिए। तो ये तो इलेक्शन का था। इसके बारे में डिटेल में आप यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का आप देख सकते हैं वीडियो। तो जैसे मैंने कहा 15 मेंबर काउंसिल है, और इंडिया का जो ये टर्म है, ये टर्म जो होगा 2021 से, वो 8वां टर्म होगा। मतलब ऑलरेडी 7 बार इंडिया जो है 2-2 साल का टेन्योर में रह चुका है ऑलरेडी। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज किया गया, नॉर्म्स। ये जो इंडिया का बेसिकली एजेंडा था, प्रोपेगेंडा था वहाँ पर, कि भाई हम जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनेंगे नॉन परमानेंट, तो हमारा क्या एजेंडा होगा 2 साल के लिए। तो वो था आपका नॉर्म्स, इसको शॉर्ट फॉर्म दिया इन्होंने, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। मतलब कि जो मल्टीलेटरल सिस्टम है, जैसे कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, बाकी जो बने WTO, आपका IMF, वर्ल्ड बैंक, जो है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीलेटरल, उसमें रिफॉर्म कैसे लाया जाए। तो इंडिया ऑलरेडी जो है यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स के लिए बोल रहा है कि भाई वहाँ पर जो नॉन परमानेंट सीट है उसको बढ़ाई जाए, हमें भी परमानेंट सीट दी जाए, वीटो पावर दिया जाए। तो उसी ये इंडिया ने अभी भी इलेक्शन के पहले जैसे आप मैनिफेस्टो रखते हैं इंडिया में, उसी तरह से इंडिया ने अपना मैनिफेस्टो जो है यूनाइटेड नेशन के केस में जो अपना ब्रोशर निकाला, उसमें कहा कि हमारा जो एजेंडा होगा वो होगा नॉर्म्स, कि हम कैसे जो है मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें हम कैसे रिफॉर्म्स लाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अगला आर्टिकल है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग स्टार्ट्स इन सिटी। इसके बारे में 2-3 दिन से न्यूज में आ रहा है, मैंने डिटेल में बताया भी इसको। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है आपका, ये बेसिकली क्या एंटीजन को टेस्ट करेगा। एंटीजन मतलब कि हमारे बॉडी में जो फॉरेन एलिमेंट है, वो मतलब कोविड के लिए वो उसको टेस्ट करेगा। इसका फायदा क्या है भाई, बहुत ही जल्दी रिजल्ट दे देता है, 30 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो बहुत ही जल्दी है। RT-PCR की अगर हम बात करें, तो उसमें जो आपको रिजल्ट देने में तकरीबन 2 से 5 घंटे लगते हैं, और इसके लिए लेबोरेटरी भी चाहिए आपको। इसमें नो इसमें जो है इस केस में अगर हम देखें तो कोई लैब नहीं चाहिए, नो लेबोरेटरी, आप बाहर में ही टेस्ट कर सकते हैं इसको। तो ये एडवांटेज है, फास्ट है, चीप भी है, सस्ता भी है आपको। इसको जो है ICMR ने अप्रूव कर दिया है, और ICMR ने इसको अप्रूव कर दिया है आपको ऑलरेडी। और ये जो बेसिकली किस लिए सर्विलेंस के लिए यूज किया जाएगा, जो कंटेनमेंट जोन में जल्दी से आप पता कर सके भाई कौन कौन आदमी टेस्ट ये पॉजिटिव है, और उसको हम अलग कर सकें। इसके अलावा इसमें और एक जो पॉइंट नोट करने का है कि अगर इसमें पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव आता है कोई, तो उसको फिर हम रिकन्फर्म करेंगे RT-PCR के टेस्ट के द्वारा, कि भाई अगर कोई नेगेटिव आ रहा है तो उसको फिर से टेस्ट किया जाएगा कि भाई वो नेगेटिव सही में है कि नहीं है, उसको हम टेस्ट करना है। तो ये बेसिकली पूरे डिटेल में है, इसके बारे में और वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं।
इसके अलावा आपका पोल्स फॉर 19 राज्यसभा सीट्स टुडे, आज जो है 19 राज्यसभा सीट के लिए इलेक्शंस हैं आज। तो ये तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इसमें और एक कहा गया है एमएलएज हु हैव बीन हॉस्पिटलाइज, जो हॉस्पिटलाइज हैं अभी, उनको पोस्टल बैलेट से वोट करने दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। तो मैं इसके अलावा जो आता हूँ राज्यसभा इलेक्शन के ऊपर में, राज्यसभा इलेक्शन कैसे होता है ये आपको जानने की जरूरत है आपका जीएस पेपर 2 के लिए। इसमें रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो कंपोजिशन की बात करें अगर हम, तो आर्टिकल 80 में इसके बारे में बताया गया कितना भाई लोग होंगे राज्यसभा में, तो कितने लोग होंगे। ये रहा आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो संविधान में बताया गया हमारे, 250 का स्ट्रेंथ होगा मैक्सिमम। 230 उसमें स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आएंगे, अब 12 जो है प्रेसिडेंट के पास पावर होगा नॉमिनेट करने का। लेकिन अभी जो स्ट्रेंथ है 245 का स्ट्रेंथ है, ये आप ध्यान रखें, स्ट्रेंथ जो है कम है लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। 245 का स्ट्रेंथ है, इसमें 229 जो है स्टेट के थ्रू आते हैं, 4 जो है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में आपका 2 यूनियन टेरिटरी आता है सिर्फ, दिल्ली और पौंडीचेरी, इसी दोनों से आते हैं क्योंकि यहीं पर सिर्फ आपका असेंबली है, बाकी टेरिटरी में, यूनियन टेरिटरी में असेंबलीज नहीं है। और 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट का नॉमिनेट किया जाता है। और 4th शेड्यूल में अगर बात करें, जो शेड्यूल हमारा संविधान का, उसमें बताया गया कितने कितने सीट्स जो है हर स्टेट्स के का असेंबली राज्यसभा में है। तो हर स्टेट का अलग अलग सीट है, ये हम जानते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, पॉपुलेशन पे, स्टेट के पॉपुलेशन पे ये डिपेंड करता है कि उसको कितनी सीट राज्यसभा में एलोकेट की जाएगी। इसको बहुत 1976-75 के बाद उसको बैन वहाँ फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद फिर से जो है सीट का चेंजेज नहीं हुआ है, पॉपुलेशन बढ़े हैं लेकिन सीट का चेंजेज नहीं हुआ है। तो अब मेरे आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जो राज्यसभा सीट्स है वो सब राज्य के लिए बराबर नहीं है, कुछ राज्य के लिए ज़्यादा है, कुछ के लिए कम है, वो वहाँ के पॉपुलेशन के ऊपर में डिपेंड करता है। टेनियर क्या है भाई, जो चुन के आएंगे उनको कितना साल के रहेंगे, तो 6 साल का टेनियर होता है उनका। और 1/3 सीट जो है वो हर 2 साल में वो खत्म हो जाती है, 1/3 सीट जो है वो वैकेंट हो जाती है। तो ये परमानेंट हाउस है, ये आपको ध्यान रखना। राज्यसभा यहाँ कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, जैसे लोकसभा जो है 5 साल में या फिर जब भी मेजोरिटी चली जाएगी तो डिजॉल्व हो जाता है, वैसा लोकसभा राज्यसभा केस में नहीं है। राज्यसभा में परमानेंट है, वो हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए जो लोग चुन के आते हैं वो हर एक एक 1/3 ईयर में जो फिर से जो 1/3 सीट जो है हर 2 साल में खत्म होती है, और लोगों का टर्म जो है 6 साल का होता है। प्रोसेस अब आती है इलेक्शन का प्रोसेस, कैसे कैसे इलेक्ट होते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जो कि एमएलए जो है, एमएलए क्या होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधायिका है, वो वहाँ से वो चुनते हैं स्टेट के। इसमें स्टेट का रोल है, ये स्टेट का बेसिकली बॉडी है, स्टेट इसमें अपना रिप्रेजेंटेशन भेजता है। इसका मेथड जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जैसे कि प्रेसिडेंट का चुनाव होता है आपका, उसी तरह से ये इसका भी चुनाव होता है आपका। इसमें सिर्फ एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, हर एमएलए का एक एक वोट है, वो अपना जो है पर्चे में जो जितने भी 10 कैंडिडेट है उतना अपना अपना चॉइस देगा कि पहला चॉइस किसको है, दूसरा चॉइस किसका है, उस तरह से वो फिर काउंट किया जाएगा उसका वोट। विन करने, किसी भी सीट के विन करने के लिए उसको रिक्वायर्ड वोट जो चाहिए आपको लोगों को, जो कैंडिडेट को, वो है टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाई जितना सीट है प्लस 1। वो जो सिंपल होता है 50% जो होता है आपका। तो ये जो बेसिकली इलेक्शन का प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, एक मेथड ये है आपका, और एमएलए जो है उसको चुनते हैं। तो ये था बेसिक आपका GS2 के लिए। इसके अलावा बात करते हैं फिर नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल रिलेशन का जो आर्टिकल है, नेपाल्स न्यू मैप नाउ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली जो मैप का बहुत दिन से नेपाल के साथ चल रहा है हमारा, तो नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए उन्होंने, और मैप जो उन्होंने मॉडिफाई किया, इसमें जो बेसिकली 3 जो पार्ट है जो इंडिया और नेपाल के बीच में कंटेस्टेड है, उसको उन्होंने अपने मैप में इंक्लूड कर लिया, वो दिखा रहे हैं कि हमारा एरिया है। तो ये लोअर हाउस ने वहाँ पास कर दिया इसको ऑलरेडी, और ऑलरेडी ये मैप जो है नेशनल एम्बलम का पार्ट हो चुका है। तो इसके बारे में जो डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में, उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो किया है, उसको पहले एडिटोरियल में हिंदू एनालिसिस में किया है, उसको आप देख सकते हैं, मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। उसमें डिटेल में बताया गया है कि मैप के द्वारा कल्पानी एरिया कहाँ है और बाकी जो एरिया जो है सरसा रीजन, और वहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में क्या क्या ट्रीटीज़ है, वो सारी चीज़ बताई गई है, उसको आप देख सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट आपका जो है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, इंडिया टू टेक पार्ट इन मीटिंग ऑफ RIC ग्रुपिंग। RIC ग्रुपिंग जो है आपका बेसिकली ये है आपका रशिया, इंडिया, चाइना का शॉर्ट फॉर्म है, ये ग्रुपिंग है तीनों देशों का।
जिसकी की मीटिंग होने वाली थी। तो पहले कहा जा रहा था कि इस स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया शायद उसको नहीं अटेंड करे। अभी लेकिन जो बयान आया है कि भाई इंडिया जो उसको अटेंड करेगा, हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उसको अटेंड करेंगे। इससे क्या हेल्प होगा, फ़ायदा क्या है कि भाई डिस्कलेशन हमने बात की अभी इन ट्यूटोरियल में कि जो डिप्लोमेसी के थ्रू डिस्कलेशन है, बातचीत के थ्रू उसको बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्टेप है। तो आरआईसी ग्रुप क्या है बेसिकली, इसको हम देख लें। इसमें ये ट्राइलेटरल ग्रुप है, 3 देश इसमें है, रसिया, इंडिया और चाइना। रसिया, इंडिया, चाइना। तो ये बेसिकली एनुअली जो है 2002 से मिल रहे हैं। 2002 से समझ सकते हैं आप, इस ग्रुपिंग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हर साल ये लोग 3 देशों के जो मिनिस्टर है या फिर जो हेड ऑफ स्टेट्स है वो मिलते हैं। इट फंक्शन एज ए कम्प्लीमेंट। इसका जो एडवांटेज है कि भाई जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कॉपरेशन हो गया, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरे और जो ब्रिक्स है उसी को कम्प्लीमेंट करता है इन तीनों देशों के लिए। 3 देश इसमें भी पार्टी मेंबर है और जब ब्रिक्स हमने देखा है, ब्रिक्स उसके भी मेंबर है। तो इस तरह से अलग से वो साइडलाइन में 3 देश जो है अपना इनफॉर्मल जो अलग बात है वो कर सकते हैं इसमें। तो एक काफ़ी एडवांटेज ग्रुप है। रिक कंट्रीज इसके बाद अलावा रिक कंट्री ऑक्यूपाई 19% ऑफ द ग्लोबल लैंड मास। तो एक बड़ा है क्योंकि रसिया बहुत बड़ा है ना एरिया है, चाइना के पास बड़ा एरिया है, इंडिया भी 7% एरिया है। तो जो आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ जो है आरआईसी का, अगर हम देखें बहुत सारी जब G20 की बात करते हैं हम, तो उसमें जो आरआईसी का जो स्ट्रेंथ आपका 19% ग्लोबल लैंड मास है, लैंड इसके अंदर है, और 33% जो ग्लोबल जीडीपी का ये 3 कंट्री कंट्रीब्यूट करते हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो एसोसिएशन है। उसके अलावा जो है तीनों देश जो न्यूक्लियर पावर है, तीनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और चाइना रसिया जो है वो ऑलरेडी परमानेंट मेंबर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो पावर इनके पास। और इंडिया जो है अभी ट्राई कर रहा है यूएन रिफॉर्म्स के लिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के लिए, अभी नॉन परमानेंट मेंबर भी हो चुका है। तो इसलिए बेसिकली ग्रुपिंग का स्ट्रॉन्ग कितना ग्रुप है, ये कितना इंपॉर्टेंट ग्रुप है ग्लोबल लेवल पर, इसको बताया जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक ग्रुप जो है रिसेंटली फॉर्म हुआ है, मतलब इनफॉर्मल ग्रुप, जय। इसका फुल फॉर्म है आपका जापान, यूएसए, इंडिया। ये बेसिकली जो है 2018 में जो G20 समिट हुआ था आपका अर्जेंटीना में, उसमें तीनों देश जो है, तीनों देश के जो हेड हैं आपका प्राइम मिनिस्टर जो थे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, उन्होंने वो मिले थे दूसरे से। तो उसमें एक इनफॉर्मली इसका नाम दिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, जय। तो एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जो कि आगे हो सकता है फिर से ये लोग मिलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो ये इसमें आप इंडिया तो है ही, उसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इंडिया का एक अच्छा तालमेल है। और इंडिया का जो ग्लोबल इमेज है वो आपको उसमें हेल्प करता है ये जैव। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल आपका प्रेसिडेंट कांट शट डाउन डाका सेज यूएस टॉप कोर्ट। तो यूएस नेशन का ये बेसिकली बॉडी है जो कि ड्रीमर्स फ्रॉम डेपुटेशन, ये इमिग्रेंट्स के लिए पहले खोला गया था। इसके ट्रम्प गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई हम इसको बंद कर देंगे। तो इसको लेकर के वहाँ के कोर्ट ने एक एडवर्स उनके अगेंस्ट रूलिंग दिया कि इसको आप बंद नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के बारे में हमें जानना जरूरी है, बाकी तो ये आप ये बाकी इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। तो डाका बेसिकली है क्या, ये प्रोग्राम जो बराक ओबामा जब प्रेसिडेंट थे वहाँ के 2012 में, उन्होंने तब स्टार्ट किया था। ये करता क्या है, इट अलाउस यंग पीपल ब्रॉट टू द यूएस एज चिल्ड्रन टू अप्लाई फॉर टेम्पोररी स्टेटस दैट शील्ड्स देम फ्रॉम डिपोर्टेशन। तो डिपोर्टेशन जो है उनको बचाता है, टेम्पोररी स्टेटस दिया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर में, उनको डिपोर्ट नहीं हो पाएंगे उससे। और अलाउस देम टू वर्क, तो उससे वो यहाँ पे काम कर सकते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ये स्टेटस जो है 2 साल के लिए, मतलब जो है आपको टेम्पोररी स्टेटस है ये 2 साल के लिए दिया जाता है। तो इसको आप रिन्यू भी कर सकते हैं, बट इट डज नॉट प्रोवाइड अ पाथ फॉर सिटीजनशिप। लेकिन इसके थ्रू आप सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। तो ये क्लियर कट है यहाँ पर। लेकिन एक तरह से हेल्प है, इमिग्रेंट जो बच्चे हैं उनको हेल्प होता है इससे कि वो वहाँ पे टेम्पोररी रह सकते हैं, डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, उनको वापस भेजा नहीं जाएगा, और वहाँ पे काम भी कर सकते हैं इसको यूज करके। तो ये एक ना इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के में आप देखें अगर तो इसको ना वहाँ के कोर्ट ने कहा है कि आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, एजीआर डिमांड फ्रॉम नन टेलीकोज पीएसयू विड्रॉन, गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत दिन से चल रहा है आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग कि जो एजीआर के लिए पहले, अभी जो रिसेंटली जो हुआ है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमने जो एजीआर के लिए जो डिसीजन दिया था कि आप ड्यूज उनसे लीजिए, पैसा लीजिए एजीआर का, जो लास्ट ईयर अक्टूबर में अराउंड आया था, उसमें कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि भाई ये एजीआर का जो हमारा रूलिंग था वो सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज के लिए था, पीएसयू के लिए नहीं था। जो कि भाई जो कि
सिर्फ टेलीकॉम नहीं चलाते, उनका अलग और काम है, वो टेलीकॉम बिजनेस में नहीं है, उनसे आपको नहीं लेना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बस रिसेंटली जो है अभी क्लेरिफाई किया था। इसके बाद जो डीओटी है, डिपार्टमेंट टेलीकॉम, उन्होंने अपना ऑर्डर रिवर्स किया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम पीएसयू से ये जो ड्यूज है वो नहीं मांगेंगे। तो ये तो बाकी चीज़ें हैं। आपको जो जानना है मेन इंपॉर्टेंटली, वो एजीआर क्या है। एजीआर बेसिकली क्या है कि जो लाइसेंस फी जो है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स देते हैं डिपार्टमेंट टेलीकॉम को, क्योंकि उनको लाइसेंस दिया गया है टेलीकॉम चलाने के लिए, तो उसका एक पार्ट जो है वो डिपार्टमेंट टेलीकॉम को देते हैं, जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये बेसिकली जो है इसका 2-3 पार्ट है। एक है स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज, जो स्पेक्ट्रम आपको मिला है, जो हम स्पेक्ट्रम देखते हैं ऑक्शन होता है जो मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज वाला, जो तो वो जो है स्पेक्ट्रम जो आप यूज कर रहे हैं उसके लिए ऊपर चार्ज एक है। लाइसेंसिंग फी, जो लाइसेंस आपने लिया है सरकार से चलाने के लिए, उसका एक फीस। और ये सारी चीज़ें जो है आपका, ये जो बेसिकली इसी का परसेंटेज जो है आपका एजीआर होता है। इसमें जो बेसिकली जो डिस्प्यूट था टेलीकॉम कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में, वो ये था, डीओटी ने कहा कि भाई जो हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे एजीआर, ये सारे रिवेन्यू को हम इंक्लूड करेंगे, आपका जितना भी रिवेन्यू टेलीकॉम कंपनी का सबको इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज। आपका नॉन टेलीकॉम से भी जितना भी पैसा आ रहा है उसको भी हम, उसका भी एक परसेंटेज हम लेंगे आपका, जिसको कि जो जैसे कि डिपॉजिट इंटरेस्ट हो गया, एसेट सेल हो गया आपका, इसका भी हम एक पैसा जो है डीओटी का आपको देना होगा। इसको जो है टेलीकॉम कंपनियों ने अपोज किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, ये कैलकुलेशन जो है सही नहीं है, आपको सिर्फ टेलीकॉम जो हम यूज कर रहे हैं उसी से जितना पैसा रिवेन्यू आ रहा है उसी का एक पार्ट हम आपको देंगे। इसको लेकर के केस चला काफी दिनों तक, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डीओटी के फेवर में जजमेंट दिया। तो ये बेसिकली रहा है शुरू से, एक तरह से हम हिस्ट्री मैंने बताया आपको। तो ये एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है ये आपको जानने की जरूरत है, और न इस पे स्पेक्ट्रम यूजेज क्या होता है, लाइसेंसिंग फी क्या होती है, ये आपको जानने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का एडिटोरियल और हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें इसको, वीडियो को, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस का फ़ायदा उठा सके। और आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आपको जो है डेली जो है जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे IQ ज्ञान को सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।